हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोक्सिया के बारे में। हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब भी हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाते। सो इट इज़ एन एब्सेंस ऑफ इनफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़ टू सस्टेन द बॉडली फंक्शंस, एंड हाइपोक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया के बारे में। अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं? एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस। सेकंड है साइनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी स्किन का नीला पड़ जाना, जैसे कि ईयर लोब्स पे एंड टिप ऑफ द नोज़ एंड फिंगर टिप्स। नमनेस, एक झुंझुनाहट सी होना, और पिन एंड नीडल्स फीलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। चेंज इन कलर ऑफ स्किन ranging from blue to cherry red, fast heartbeat, rapid breathing, sweating, wheezing and fainting. So these are the symptoms of hypoxia. ठीक है? That is the shortness of breath, rapid breathing, coughing, sweating and wheezing. अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो अगर एक्यूट हाइपोक्सिया है तो उस पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पुअर मेमोरी, सर में दर्द होना, पुअर मेमोरी, इनएबिलिटी टू मेक जजमेंट एंड डिप्रेशन। क्रोनिक हाइपोक्सिया है सो अनेबल टू कंसंट्रेट, फैटीग, ड्राउजीनेस। एंड अगर उस पेशेंट में सेरेब्रल एडिमा या न्यूरॉन इंजरी है सो इट विल वर्सन द हाइपोक्सिया लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो डेथ भी हो सकती है इफ द हाइपोक्सिया इज सो सीरियस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? गैंग्रीन हो सकता है या फिर नेक्रोसिस हो सकता है। दोनों ही चीज़ें डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ अ बॉडी होता है, जैसे कि कोई भी टिश्यू या सेल हमारा अगर डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, चाहे डिजीज़ हो, इंजरी हो या फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई हो। डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी is gangrene, and necrosis is death of most or all cells in an organ or tissue due to disease, injury or failure of blood supply. ढंग से अगर उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली सेल की डेथ तो होनी ही है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ में हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हो सकता है, हार्ट अटैक में हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक में हो सकता है, एम्बोलिज्म मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, थ्रोम्बोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड टोबैको स्मोकिंग ऑल्सो। ओके, सो दीज वर द रिस्क फैक्टर्स। नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्लिमेटाइजेशन मतलब बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आरबीसीज़ का काउंट बढ़ सकता है, जिसे हम पॉलीसिथीमिया कहते हैं, या फिर वो और भी तरीके अपनाती है जिससे कि वो अपनी सप्लाई को पूरा कर सके, जिसमें से एक एग्जांपल है आरबीसीज़ का बढ़ जाना। हाइपरवेंटिलेशन, वो ज़्यादा ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है और CO2 बॉडी में एक्यूमुलेट अप होता जा रहा है, तो इसलिए हाइपरवेंटिलेशन, पॉलीसिथीमिया, आरबीसीज़ को इंक्रीज करना एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया. फर्स्ट इज hypoxic hypoxia, second is anemic hypoxia, and third is stagnant hypoxia, and fourth is histotoxic hypoxia. So these 4 hypoxias are very important, and now we will discuss each one of them one by one. सो व्हाट इज़ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया? नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन की कमी होने से होने वाला हाइपोक्सिया। ठीक है, दैट इज इसके कॉजेज़ क्या है? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब पार्शियल प्रेशर उसका कम हो जाता है, या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई है जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, या फिर
पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, जैसे कि अगर हमारे लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है, तो उससे हमारे लंग्स पे ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचेगी, और ढंग से नहीं पहुंचेगी तो वो ब्लड में नहीं जा पाएगी और ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाएगी। सो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, या फिर इम्प्रॉपर डिफ्यूजन, जब वो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचेगी तो वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड के थ्रू, तो अगर प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो भी हाइपोक्सिया हो जाएगा। सो दीज आर वेरी टू important points, that is pulmonary obstructive disease and improper diffusion, which will lead to less transfer of oxygen. एनीमिक हाइपोक्सिया की बात करें, सो एनीमिक मीन्स कोई ना कोई चीज़ रिलेटेड हीमोग्लोबिन से होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड चीज़। अगर हम इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर वो ट्रांसफ़र करवा देता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को। तो अगर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी। अब ये कब नहीं बन सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही कम है। अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, जैसे कि एनीमिया के केस में अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से जुड़ेगी, और ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो हाइपोक्सिया तो होगा ही होगा। और अगर हीमोग्लोबिन है भी, लेकिन वो अगर नॉन फंक्शनल है, उसकी कोई इंटरनल जेनेटिकली मतलब उसमें कोई दिक्कत है, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन काम का ही नहीं है, बेकार है, तो फिर वो अटैच ही नहीं होगा ऑक्सीजन, तो भी एनीमिक हाइपोक्सिया होगा। तो सब कुछ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होगा, या फिर आरबीसी से, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब अगर O2 के लगने की बजाय हीमोग्लोबिन पे CO2 या CO लगेगा तो वो एक पॉइजनिंग हो जाएगी, और उससे फिर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र थोड़ी हो पाएगी। क्या ट्रांसफ़र होगा, COHB कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। या फिर अगर हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ही वो हीमोग्लोबिन सही माना जाता है। लेकिन अगर वो हीमोग्लोबिन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं मिथीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, मिथीमोग्लोबिन। तो भी वो हीमोग्लोबिन हमारा काम का नहीं होगा, एंड दिस इज स्पेशली सीन इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। इट इज़ स्पेशली सीन इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स, मतलब बच्चों में ये बहुत दिखता है। अगर हम उसको कोई ऐसी ड्रग प्रोवाइड कर दें जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सल्फोनामाइड्स, सो एक्सपोजर ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रग्स कैन कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड कन्वर्जन ऑफ Fe+2 into Fe+3, and this hemoglobin will not be of any use. नेक्स्ट इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब कोई किसी प्रकार की रुकावट हो जाना, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो स्टेगनेंट में क्या होता है, इसमें मतलब ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत स्लगिश हो जाएगी, या फिर वो बहुत स्लो हो जाएगी। और अगर स्लो और स्लगिश ब्लड सप्लाई होगी तो ब्लड कम पहुंचेगा, उससे भी हाइपोक्सिया होगा। तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड कैपिलरीज, उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया इज रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। कंजेशन, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेन्स, अगर वेन्स में किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो। या फिर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्यों, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अब वो ढंग से पंप नहीं करेगा तो ऑब्वियसली स्लगिश सप्लाई ही तो होगी ना, कम ब्लड पहुंचेगा तो कम ऑक्सीजन मिलेगी। टिश्यूज डू नॉट गेट प्रॉपर ब्लड सप्लाई ड्यू टू हार्ट फेलियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो का मतलब होता है सेल्स से रिलेटेड, हिस्टोलॉजी, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब ब्लड भी आ रहा है, उसमें हीमोग्लोबिन भी सही है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी परफेक्ट है, और कोई स्टेगनेंट भी नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे आ रहा है। जितने भी हमने डिस्कस करे हैं वो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अलग ही प्रॉब्लम सेल्स पे है। एक्चुअली सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो एनर्जी यूज़ करते हैं। अब सेल्स ही ऑक्सीजन को ढंग से नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तब हो सकता है अगर आपने कोई पॉइज़न, मतलब आपकी बॉडी में कोई पॉइज़न है, जैसे कि साइनाइड हो गया या कोई भी हो गया जो कि इनहिबिट करेगा। तो ऐसा ही एक पॉइज़न हम कह सकते हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, दैट इज़ साइटोक्रोम पिगमेंट को। और साइटोक्रोम पिगमेंट अगर इनहिबिट हो जाएगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगा, ये हमने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो साइटोक्रोम पिगमेंट क्या हो जाएगा, वो पॉइजन हो जाएगा,
उस पे मतलब वो काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल में ही नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन होगा लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही लिखा है दैट इट इज़ प्रॉब्लम एट सेल, पॉइजन एट टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी non-utilization of oxygen. The cytochrome pigment is important for oxidative phosphorylation, and drugs that inhibit this enzyme, so tissues will not be able to utilize oxygen. So thank you guys. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो।